हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो ऐसे बच्चे जो इस बार 10th क्लास का बोर्ड देने वाले हैं और साइंस सब्जेक्ट को लेकर सके परेशान हो रहे हैं कि क्या पढ़ें, साइंस में कैसे पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। आज आप लोग पढ़ने वाले हो चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आप लोग को पूरी सीरीज़ कराई जाएगी। साइंस सब्जेक्ट के जितने भी आप लोग के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। तो ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां जाके उसको देख पाओगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 3, यानी कि धातु और अधातु वाला पूरा चैप्टर आपका रहने वाला है। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसको हम कवर करने वाले हैं। और चैप्टर 4 यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, तो ये दो चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे और इसके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग को बताएंगे कि कैसे इसको आप लोग करोगे और एग्जाम में किस तरह से लिखोगे जो आप लोग को पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे चैप्टर, जो दो चैप्टर लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 में आप लोग का सबसे पहला ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है कि धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर बताइए। तो धातु मतलब कि मेटल जो होती हैं और अधातु यानी कि जो नॉन मेटल होती है, उनके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें आप लोग को डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे धातु यानी कि मेटल्स की। तो देखिए, ये क्या होता है, इनमें जो गुण होते हैं, पहला होता है कि ये चमकीले बहुत होते हैं। तो धातु हमेशा आप लोग को चमकती हुई दिखाई देंगी। सेकेंड पॉइंट है, तन्य और पीट कर पतला किया जा सकता है। तन्य मतलब होती है जितना आप उसको घुमाव दे सको, जितना आप उसको मोड़ सको, ठीक, मतलब अपने हिसाब से उसको किसी भी आकृति में ढाल सको, तो उसको बोलते हैं तन्यता, ठीक है। उसको पीट कर पतला भी किया जा सकता है। उष्मा और विद्युत की ये सुचालक होती हैं, मतलब उष्मा जो हीट होती है वो बहुत ही जल्दी इसमें जो फ्लो होती है, और जो विद्युत होती है, जो इलेक्ट्रिक होता है, वो भी इसमें फ्लो कर जाता है आसानी से। जैसे आप किसी गैस पे अगर आप किसी बर्तन को रखो और नीचे से हीट, उसमें आग अगर आप गैस जला दो, तो दूर जो हैंडल होगा उसका आप अगर पकड़ोगे तब भी आप लोग को वो गर्म दिखाई देगा। उसको बोलते हैं उष्मा का स्थानांतरण, जो कि इसमें बहुत ही आसानी से हो जाता है धातुओं में। और विद्युत तो सुचालक है ही, इसलिए जो इलेक्ट्रिक, जैसे तांबा हुआ, आप लोग जैसे छुओगे आपको करंट मार देगा, तो वो तांबा क्या हुआ हमारा, यहाँ पर जो कॉपर होता है वो मेटल कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सेकंड पे यहाँ पर पॉइंट होने वाला है अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक। और एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गए, यहाँ पर ये ठोस रूप में मौजूद होता है सिवाय पारे के। पारे मतलब जो मरकरी होती है, उसके अलावा आप लोग को इसमें जितने भी मेटल्स होंगे वो सब ठोस फॉर्म में यानी कि सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधातु यानी कि नॉन मेटल क्या होता है। तो नॉन मेटल जो होता है, ये बिना चमक के होते हैं, तन्य एवं पीटने योग्य नहीं होते हैं। अगर आप इनको मोड़ोगे या पीटोगे तो ये क्या होंगे, ये वहीं से ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये टूट जाएंगे। तो इसका तीसरा पॉइंट आप लोग देख लोगे, लिखा हुआ है इसमें, उष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। मतलब इसमें उष्मा जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं होती है, और विद्युत क्या होती है, इसमें तो प्रवाहित नहीं हो सकती। तो अधातु कौन सी होती है, जैसे आप लोगों ने देखेंगे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो, उनको हम लोग बोल सकते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल। और जो अगर हम लोग बात कर लें इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, तो आप लोग देखोगे जो स्टील टाइप के होते हैं उसमें भी करंट इतनी आसानी से फ्लो नहीं होता है, तो ये नॉन मेटल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा दिया हुआ है, धातु अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉनों का दान क्यों करती हैं। तो जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा रिएक्शन करते समय इलेक्ट्रॉनों का दान क्यों करती हैं, इसका आप लोग को मेन एग्जाम्पल यानी कि मेन कारण आप लोग को यहाँ बताना है, रीज़न क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का ये लोग दान कर देती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। धातुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो जो धातु होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, उनके अगर हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो वो भैया बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जिससे क्या होता है, वे स्थिरता प्रदान, जो स्थिरता होती है उसको प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन के जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये क्या करते रहते हैं, दान कर देते हैं और धनावेश धारण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई मेटल है, कोई धातु है, अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रही है तो उसके ऊपर हमेशा प्लस लग जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो ग्रहण करते हैं उनके ऊपर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो यही इनकी प्रवृत्ति होती है जो इन्हें क्या बनाती है, स्थिर, यानी कि जो स्टेबल होती है वो, इसी कारण ये लोग हो पाते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मेरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। चलिए देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी धातु की अभिक्रिया जल या अम्ल से होती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। मतलब अगर कोई किसी धातु की अभिक्रिया हम जल या फिर अम्ल से अगर करा दें तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसका उदाहरण आप लोग को बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बोला गया है जल के साथ, तो हम इसको जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। तो जब धातुओं की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे जल के साथ, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि सक्रिय धातुओं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके गैस और धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं।
तो क्या होता है ये धात्विक हाइड्रोक्साइड और गैस। तो चलिए इसको एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सोडियम हमारी एक धातु है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O यानी कि पानी के साथ। तो क्या होगी इसकी रिएक्शन, Na+H2O। तो ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये अलग कर देगा। देखिए लिखा हुआ है धात्विक हाइड्रोक्साइड, तो धातु हमारी हुई सोडियम और हाइड्रोक्साइड क्या हो गया OH। तो इस तरह से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पर क्या हो गई, वो मुक्त हो गई। क्लियर हुआ पहला। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इसकी अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या हमको प्राप्त होगा। तो अम्ल के साथ रिएक्शन देख लीजिए, इसकी धातुएं क्या होती हैं, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी अम्ल यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है। जिंक हमने ले रखी, यहाँ पर एक धातु है और यहाँ पर HCl लिया गया है। अगर यहाँ पर आप लोग Na लेते हैं तो यहाँ हमारा NaCl अलग निकल जाता है यानी कि सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर हमने Zn यानी कि जिंक लिया है तो हमारा ZnCl2 अलग निकल जाएगा यानी कि जिंक क्लोराइड। और ऊपर वाले रिएक्शन की तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा यानी कि इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग देखोगे नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, अपारदर्शी धातुओं में धात्विक बंध क्या होता है। उदाहरण से समझाना है कि अपारदर्शी धातुएं जो होती हैं उसमें धात्विक बंध का क्या महत्व होता है। तो देखो सीधी सी बात है भैया कि धात्विक बंध वह बंध होता है जो धातुओं में धातु परमाणुओं के बीच पाया जाता है। तो जो बंध होता है यानी कि एक तरह से ये फोर्स होता है, तो धात्विक बंध वहीं पाया जाएगा जहाँ पर दो धातुएं क्या होंगी, आपस में टकरा रही होंगी या फिर आपस में चिपकी हुई होंगी। तो वही बोला है कि जो धातुओं में धातु परमाणुओं के बीच पाया जाता है, जिससे कि धातु हमारी क्या होती है, वो ठोस होती है और आपस में चिपकी हुई रहती हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है। मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक तरह से खूब सारा समुद्र होता है, बहुत सारे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु के परमाणुओं को एक साथ रखता है और उन्हें ठोस बनाता है। तो इस बंध का काम ही यही होता है, जो अलग अलग अणु होते हैं उनको समेट के एक नए अणु का निर्माण करना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, Na यानी कि सोडियम और K यानी कि पोटेशियम। तो ये जो दो होते हैं इनका ये धातुएं होती हैं, और भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर Zn वगैरह भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल फोर्थ क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। उसको आप लोग देखोगे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अभिक्रिया श्रृंखला में धातुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो जो अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन चेन होती है उसमें धातुओं को हम लोग किस प्रकार से जो वर्गीकृत है वो कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं। तो देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया श्रृंखला में वर्गित किया जाता है। मतलब उनकी एक्टिविटी, मतलब जो जिस तरह से वो क्रियाशील होती हैं, जिस तरह से वो सक्रिय होती हैं, उनको उसी हिसाब से वर्ग में बांटा जाता है। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे कि पोटेशियम या फिर सोडियम, तो ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं क्यों हुई, क्यों अगर आप कभी लैब में गए हो तो सोडियम अगर आप देखना है तो उसको अगर आप निकाल के पानी में डालोगे तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम होती है, इसको आप जैसे ही बाहर निकालोगे और हवा के संपर्क में ये आया तो भाई ये जलने लगेगा। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, श्रृंखला के शीर्ष पर होती हैं, जबकि इसीलिए इनको क्या करा जाता है, सबसे ऊंचे नंबर, सबसे नंबर 1 पर इनको रखा जाता है। किसको, सोडियम और पोटेशियम को। जबकि कम क्रियाशील धातुएं जैसे कि सोना चांदी श्रृंखला के निचले भाग में होती हैं। सोना चांदी ये बहुत ही निष्क्रिय होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये आभूषण भी इसके बन जाते हैं, ज्वेलरी बनती है जिससे हम लोग पहन सकते हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए देख लेते हैं अपना 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है गलन और विसरण क्या होती है, धातुओं के संदर्भ में इसे समझाइए। तो गलन और विसरण क्या है, देखो गलन पहले देख लेते हैं क्या है। धातुओं में गलन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस धातु को गर्म करके पिघलाया जाता है। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, गलन यानी गलाना किसी चीज़ को। तो किस चीज़ को, धातुओं को गर्म करके पिघलाना है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो धात्विक बंध होता है उसको तोड़ देती है। जैसे कोई ठोस चीज़ आप ले लो, फॉर एग्जांपल चलो हम बात कर लेते हैं, आपने फिटकरी ले ली, उसको आप तवे पर रखोगे और नीचे से गैस जला दोगे तो धीरे धीरे पिघल जाएगी, वो भी पानी के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक, तो जो पहले क्या था, ठोस थी ना, उसके अणु सब आपस में चिपके हुए थे, यानी कि धात्विक बंध वहाँ पर बहुत मजबूती से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने नीचे से हीट उसको गर्म करना स्टार्ट करा, उसके बंध क्या होने लगे, कमज़ोर होने लगे और विसरण होने लगा, और इस तरह से हमारी जो धात्विक बंध था वो पूरी तरह से टूट गया और सभी अणु आपस में दूर दूर बिखर गए। क्लियर हुआ गलन। चलिए विसरण देख लेते हैं, यानी कि डिफ्यूज़न क्या होता है। धातु परमाणुओं का धीमा प्रसार,
यानी जो धातु परमाणु होते हैं उनका धीमा प्रसार जो होता है वो अन्य धातुओं के साथ होता है, जो मिश्र धातुओं के निर्माण में सहायक होता है। विसरण यानी धातु परमाणु का धीमा धीमा फैलना, यानी धीमे से उसका प्रसारित होना, उसी को यहाँ पर विसरण यानी कि डिफ्यूज़न बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर संक्षारण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछले साल 2024 में एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा संक्षारण यानी कि जो कोरेजन होता है वो क्या होता है, इसे रोकने के उपाय आप लोग को बताने हैं। तो इसी तरह से ये पूछा गया था एग्जाम में, तो हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार लिया। संक्षारण वह प्रक्रिया है यानी कि जो कोरेजन होता है वो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धातु का सतह से धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। जो धातु होती है वो अपने आप में धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जैसे कि लोहे का जंग लगना। आप लोगों ने लोहे में जंग लगना देखा होगा। अगर आप किसी लोहे को चीज़ कोई पाइप हो उसको अगर आप छत पे छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो हवा की और ऑक्सीजन के संपर्क में आके उसमें जंग लगने लगेगी। तो इसको रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सभी को पता भी होगा बेसिक उपाय होते हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जान लेते हैं कि इसको जंग लगने से रोकने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो चलिए उपाय देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो सबसे पहला उपाय है धातुओं की पेंटिंग, यानी कि अगर आप लोहा है आपका तो उसको अगर आप पेंट करके रख दोगे तो उसमें कभी जंग नहीं लगेगी। दूसरा होता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक, मतलब गैल्वेनाइजेशन होता है एक तरह से इलेक्ट्रिक धातु की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है मिश्र धातु का उपयोग। अगर आप प्योर धातु की चीज़ रखी हुई है तो उसमें आप किसी मिश्र धातु का अगर लपेट दोगे, उसका लेप लगा दोगे, तब भी वहाँ पर जंग नहीं लगेगी। नेक्स्ट होता है भैया हमारा 8th क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर चैप्टर से हमने 8 क्वेश्चन उठाए थे जो कि आप लोग के 2024 में आए हुए थे और आप लोग के इस साल एग्जाम में भी 100% आएंगे। अगर आप लोगों ने ये 8 क्वेश्चन पढ़े, हर एक चैप्टर के 8 क्वेश्चन कराए हमने, फर्स्ट सेकंड चैप्टर के भी 8 क्वेश्चन, 3 और 4 चैप्टर के भी 8 क्वेश्चन। तो अगर आप एक बार इसको क्लियर कर लेते हो तो आप लोग की गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि इससे बाहर 1 नंबर का भी नहीं आएगा। सब कुछ आप लोग को इसी जो चैप्टर हमने क्वेश्चन लिखे इन्हीं क्वेश्चन के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं मिश्र धातु क्या है, उदाहरण देकर इसके गुण को समझाइए। मिश्र धातु देख लो क्या होती है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर धातु और अधातु का मिश्रण होती है। मतलब जो मिश्र धातु है, नाम ही से पता चल रहा है धातु में कुछ मिश्र कर देना, मतलब धातुओं को मिश्रित करके बनाना, यानी कि ऐसे बोल दो कि मिश्र करके 2 धातुओं को आपस में मिक्सचर से जो धातु का निर्माण होता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है, वो 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर अधातु या फिर किसी को भी मतलब धातु हो या फिर अधातु हो, कोई 2 एलिमेंट हो, उनको अगर हम मिला के कोई धातु तैयार करते हैं, कोई यौगिक तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। यह मिश्रण धातुओं के गुणों में सुधार करता है, ठीक है, जैसे कि लोहा और कार्बन का मिश्रण, ठीक, ये होता है सबसे बेसिक एग्जाम्पल है मिश्र धातु का। इसके गुण देख लेते हैं हम लोग क्या है। अधिक कठोरता, ठीक, इसका सबसे नंबर 1 का गुण होता है कि मिश्र धातु होती हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं। दूसरा होता है संक्षारण प्रतिरोध। संक्षारण प्रतिरोध जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इससे अगर आप लगा देते हो उसको साथ में तो इसमें जंग लगने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज से जो हमारा ये 8वां चैप्टर, जो ये 8 क्वेश्चन थे इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के, वो हमारे फिनिश हुए, यानी कि चैप्टर 3 जो आपका था धातु एवं अधातु वाला, वो चैप्टर आप लोग का पूरा फिनिश हो गया है। ये 8 क्वेश्चन हमारे पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। आई होप आप लोग को भी पूरा समझ में आया होगा और आप लोगों ने अभी तक नोट्स वगैरह सब बना लिए होंगे। तो देखिए ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 है, इसके भी नोट्स हमने तैयार कर लिए हैं, लेकिन समय कम है हमारे पास हमेशा की तरह। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो नेक्स्ट चैप्टर 4 पर हम बहुत ही जल्द वीडियो बना देंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 4 पर ही लेके आएँ। तो आप लोग बस जितने ज़्यादा लोग कमेंट करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप लोग के लिए चैप्टर 4 की वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आए। तो वीडियो को बीच में ही रोक देने के लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए आज चैप्टर 3 पर ही आप लोग को हम रोक दे रहे हैं। आप लोग अगर कमेंट करते हो तो चैप्टर 4 की वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो आज की इस प्यारी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।